Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to my channel. Today we will discuss about some conclusions based upon Cauchy integral theorem. Previously we have discussed Cauchy integral theorem. The statement of Cauchy integral theorem says that if f of z is analytic in a region R enclosed by the closed path C and f dash z is continuous in the region R, then integration of the function f of z dz over the path C is 0. That is your Cauchy integral theorem. Now there are some conclusions from this statement. First one is, if f of z is analytic, सपोज एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है इन रीजियन आर और उसी फंक्शन को हम पी एंड क्यू दो एंड पॉइंट्स के थ्रू इंटीग्रेट कर रहे हैं. पी एंड क्यू आर टू एंड पॉइंट्स. वी आर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन विद इन दिस टू लिमिट. देन ऑल ऑफ यू नो दैट फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब भी फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है. सपोज एक फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर रीजियन के अंदर एनालिटिक है, पर्टिकुलर इस रीजियन के अंदर ये फंक्शन सपोज एनालिटिक है, तो इस फंक्शन का इस रीजियन के अंदर आप किसी भी पाथ से इंटीग्रेट करोगे दो एंड पॉइंट्स के थ्रू तो आपको रिजल्ट सेम आएगा. अगर इस पाथ के थ्रू क्लोज्ड पाथ के थ्रू इंटीग्रेट करोगे तो आंसर तो 0 हो जाएगा. सी जो क्लोज्ड कर्व है उसके थ्रू अगर इंटीग्रेट करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा. वो कॉची इंटीग्रल थ्योरम बोलता है. लेकिन इसी रीजियन के अंदर किसी दो पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप कोई भी पाथ चूज करो, स्ट्रेट लाइन पाथ करो या हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, साइन ग्राफ पाथ, कोई भी पाथ चूज करोगे तो रिजल्ट आपको सेम आएगा. दिस इज योर फर्स्ट कंक्लूजन. फिर सेकंड कंक्लूजन क्या है? इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए रीजियन आर बाउंडेड बाय टू सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एंड C1, देन मतलब कि फंक्शन एनालिटिक है किस रीजियन में? देखो, बाहर एक सर्कल, एक पाथ है C और अंदर एक पाथ है C1. इन दोनों से जो एरिया एनक्लोज हो रखा है, जो रीजियन एनक्लोज हो रखा है, जो एनुलर रीजियन है, उसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है. तो बाहर वाले पाथ के थ्रू इंटीग्रेशन का वैल्यू और अंदर वाले पाथ के थ्रू इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम होगा. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड over the path C is same as the integration of f of z over the path C1. Okay. Now our third conclusion is, अगर एक फंक्शन एनालिटिक है इस तरह के रीजियन में, मानो ये एक बड़ा C एक बड़ा पाथ है और उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे क्लोज्ड पाथ हैं, C1, C2, C3 ऐसे करके k नंबर ऑफ पाथ हैं. तो जो रीजियन बाहर बच गया, ये शेडेड पोर्शन है, इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है. इस सी के अंदर एनालिटिक नहीं, इस C1, C2 के अंदर एनालिटिक नहीं है. जो डॉटेड पोर्शंस हैं उसमें अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो इंटीग्रल का वैल्यू हम लिख सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ओवर द पाथ C, इस C पाथ से इंटीग्रल का वैल्यू होगा हर एक पाथ के इंटीग्रल वैल्यू का सम. इंटीग्रेशन ओवर C1 प्लस इंटीग्रेशन ओवर C2 प्लस अप टू इंटीग्रेशन ओवर CK. ये जितने सारे पाथ हैं हर एक पाथ के ऊपर वो डिपेंड करके उनका सम निकालोगे तो तुम्हें ओवरऑल बाहर वाले पाथ का अलोंग जो इंटीग्रल है वो मिल जाएगा. ओके, सो दीज आर सम कंक्लूजन्स ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम. नाउ वी विल डिस्कस कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला. ये एक और उसी कॉची इंटीग्रल थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला. ये क्या कहता है? इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, मतलब ये तुम्हारा एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है. कहाँ पर एनालिटिक है? विद इन एंड ऑन, मतलब
जो क्लोज्ड कर्व सी है उसके ऊपर जितने सारे पॉइंट्स हैं और उसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये फंक्शन एनालिटिक है. देन इंटीग्रेशन ओवर द पाथ सी f of z by z minus a dz is equals to 2 pi iota into f of a. f of z by z minus a over the path c, जो बाहर वाला पाथ है तुम्हारा, उस पाथ के अलोंग अगर हम फंक्शन डिवाइडेड बाई z माइनस a इंटू डी जेड करोगे तो विदाउट एनी इंटीग्रल कैलकुलेशन वी कैन डायरेक्टली से दैट इट्स वैल्यू इज 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए. एफ ऑफ ए कैसे निकालोगे? जस्ट एफ ऑफ जेड में जेड के जगह पे ए पुट करके. ओके इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे. लेट अस कंसिडर दिस न्यूमेरिकल. इवैल्यूएट z square plus 5 by z minus 3 over the path C where C is a circle. Mod z is equals to 4. ओके आपको क्या करना है यहाँ पर? इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है where C is the path that is given. Mod z is equals to 4. Mod z मतलब आपको सबको पता है, mod z is equals to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4. आपको ये गिवन है. मॉड जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज इक्वल्स टू 4. दिस इम्प्लाइज आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर. ओके तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर. ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल विथ रेडियस 4 एंड center at origin. Okay so C is your the path that is a circular path with center at origin and radius at 4. now हमें क्या करना है? देखना है पहले जो given function f of z, आपको यहाँ पे जो function दे रखा है वो कहाँ पर एनालिटिक नहीं हो रहा है. मतलब फंक्शन का पोल कहाँ पर है? पोल मतलब जिस पॉइंट में फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है. तो अगर मैं डिनोमिनेटर में z के प्लेस में 3 पुट करूँगी तो z माइनस 3 मेरा 0 हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो ये पूरा फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा 3 पॉइंट में. z इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट में ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर एक फंक्शन z इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो z इज इक्वल्स टू 3 इज अ पोल फॉर दिस फंक्शन. ओके सो पहले हम क्या करेंगे, इसी देखेंगे ये जो 3 पॉइंट है ये हमारा सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या सर्कल के बाहर. क्योंकि रेडियस हमारा 4 है सर्कल का तो z इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट यहीं कहीं पर लाई करेगा इसके अंदर, सर्कल के अंदर. अगर ये सर्कल के अंदर लाई करता है तो उस केस में हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे. कॉची इंटीग्रल थ्योरम में क्या कहता है कि अंदर के सारे पॉइंट्स में फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए. बट यहाँ पर जो रीजियन है उसके अंदर कोई एक पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है. इसलिए यहाँ पे कॉची इंटीग्रल थ्योरम एप्लीकेबल ना होकर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारा फॉर्म क्या था? हमें कंपेयर करना होगा जो गिवन क्वेश्चन है उसको इस फॉर्म के साथ, एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए ओवर द पाथ सी. इस फॉर्म के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे गिवन क्वेश्चन को तो हम देखेंगे हमारा एफ ऑफ जेड आएगा जेड स्क्वायर प्लस 5, ए आएगा 3 और सी आएगा मॉड जेड इज इक्वल्स टू 4. ओके thus the point A is equals to 3 is inside closed curve C. तो A is equals to 3 is inside the closed curve C and अप्लाई करेंगे अब हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला. तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए ओवर द पाथ सी डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए.
जब हमने कंपेयर किया था हमने देखा था हमारा एफ ऑफ जेड है जेड स्क्वायर प्लस 5, तो एफ ऑफ जेड हमारा है जेड स्क्वायर प्लस 5, तो एफ ऑफ ए हमारा कितना है 3 है, तो एफ ऑफ 3 कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 5, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 9 प्लस 5 14 हो गया, तो एफ ऑफ 3 हमारा आ गया 14, 2 पाई आयोटा हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 पाई आयोटा इंटू 14, दैट इज योर 28 पाई आयोटा, दिस इज योर रिजल्ट। ओके, अब हम ये दूसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। गिवन है इंटीग्रेशन ओवर द पाथ c z square plus 1 by z minus 3 whole into dz, where c is the circle mod z is equals to 1। तो यहाँ पे c हमें क्या दे रखा है पाथ इज योर यूनिट सर्कल, c पाथ आपको दे रखा है mod z is equals to 1, that means it's a circle with center at origin and radius 1 unit, that is your unit circle। अब जो फंक्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में z स्क्वायर प्लस 5 बाई z माइनस 3, ये कहाँ पर एनालिटिक नहीं है। सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस वन हमने डिस्कस किया था, बट हम यहाँ पर ये डिफरेंशिएट करेंगे कि यहाँ पर कॉची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करेंगे या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन वही सेम z इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट में एनालिटिक नहीं होगा। सो इज ए फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इनसाइड एंड ऑन द सर्कल। जो 3 पॉइंट है हमारा वो कहाँ पे लाई करेगा, वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। ओके, बट हमारा काम है सर्कल के अंदर या तो सर्कल इसी पाथ के अलोंग इंटीग्रेट करने के लिए, तो हमें इसके अंदर का और इसके ऊपर के पॉइंट के लिए चेक करना है फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। जो फंक्शन है ये इस सर्कल के ऊपर और सर्कल के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सब में एनालिटिक होगा। अगर ये यहाँ पे एनालिटिक है तो हमारा कॉची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई होगा इंस्टेड ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे रीजियन के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट हो जिसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा होगा। तो बट यहाँ पे तो सारे पॉइंट्स में फंक्शन एनालिटिक है, तो हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल थ्योरम तुम्हारा आंसर जो होगा इसका 0 आ जाएगा ओवर द पाथ सी। आई होप तुम सबको समझ आया होगा ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहाँ पर एप्लीकेबल है और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर आपको कॉची इंटीग्रल थ्योरम के बारे में और कुछ जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में एक बार देख सकते हैं, और प्लीज़ एक बार ये न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।